स्टूडेंट, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉलोइंग एग्जांपल। किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो, हमने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में हमने 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। तो ये पहले में पूछ रहे कि उनमें से कौन सी रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक, हमारे स्टोमक में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें कौन सी रिएक्शन है। अब देखो, हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से टूट के वो ग्लूकोज से देन स्टार्च, ठीक है। तो हमारा जो है ग्लूकोज से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है स्टोमक में वो कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि खाने की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, टूटना शुरू हो जाता है। तो हमारा क्या है कि नेक्स्ट है कंबशन ऑफ कोल इन एयर। हमारा जो कोल है वो एयर में, उसकी अगर हम लोग एयर में उसको जला रहे हैं कोल को, तो क्या होगा, कोल एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो एक सिंगल कंपाउंड बना देगा। तो हमारा क्या है, कंबशन ऑफ कोल इन एयर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम लोग जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर दे। अब सबको पता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जैसे ही हम उसमें जिंक ऐड करेंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो हमने ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और बना देगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ। इनका केमिकल नेम और फॉर्मूला देना है, ठीक है। हमारे पास पहला है सोडा ऐश। सोडा ऐश को देखो हम लोग, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट। अब एनहाइड्रस क्यों बोले, क्योंकि इसके साथ में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट को लिखते हैं Na2CO3। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम क्या है, ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट 5H2O। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। अब हमारे पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, गिव रीजन है। गिव रीजन, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। स्कूल बेल्स जो है वो मेटल्स की बनी होती हैं। क्योंकि मेटल्स की इसलिए बनी होती है क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सोनरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की एक टेंडेंसी होती है मेटल के पास, जिसकी वजह से उसको स्कूल बेल्स में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो कॉपर की बनी होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि हमारा उसके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसलिए कॉपर की वायर को कॉपर जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज करते हैं। अब हमारा जो, ठीक है, तो ये एस्टर है जो भी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जाएगा। देखो, अगर आपने स्पोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपको जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें ये ट्रिक लगानी है। क्या करना है, ये CH3CO है ना, C2H5, आपने इसको ऐसे तोड़ना है। इस तरफ आपने H लिखना है और इस तरफ आपने OH लिखना है। तो एक तो ये हो जाएगा C2H5OH और एक हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH प्लस में C2H5OH। अब हमारे पास ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, इथेनॉल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में एसिड का क्या रोल है। हम सबको पता है कि हमारे स्टोमक में एसिड रिलीज होता है। अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो एसिडिटी क्योज कर देता है, जिसके लिए हम लोग एंटा एसिड लेते हैं जो कि इनो होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है हमारे स्टोमक में। अब क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको कौन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक में, जो कि क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ताकि जो है हमारे स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम अच्छे से एक्ट कर पाए, ठीक है। अब जो अगर मान लो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रिलीज हुआ, एसिडिक मीडियम नहीं हुआ, तो पेप्सिन रिलीज ही नहीं होगा। तब हमारे स्टोमक में पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो काम नहीं करेगा उस टाइम पे। वो किस फॉर्म में रहेगा, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का
जो कि पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बना के रखता है हमारी बॉडी में, वो है हमारी बॉडी में सेरिबेलम। ठीक है, वो ब्रेन में का जो पार्ट है वो है सेरिबेलम, जो कि हमारे पोस्चर और इक्विलिब्रियम, मतलब कि अगर मान लो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से ही है कि दो ऐसे फंक्शंस बताओ जो कि इफेक्ट होंगे अगर सेरिबेलम डैमेज हो गया तो अब क्या होगा कि अगर हमारा बॉडी का पोस्चर बना के रख रहा है सेरिबेलम, तो हम अच्छे से चल ही नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज नीचे ग्राउंड में गिर गई हम उसे अच्छे से उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे क्या है, ये फंक्शन हमारे बॉडी के हैं, इफेक्ट होंगे अगर सेरिबेलम को कुछ भी होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम का। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऊपर आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम डोनेट करते हैं सी से। ये एक रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अब हमारे पास क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से भी डोनेट करते हैं, कुछ कुछ बुक्स में सी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हम सबको पता है डेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 20। ठीक है, 20 बाय 2 कितना, 2 से 20 काटा तो 10 आ गया। तो ये हमारा जो है वो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टू वायर्स। अब देखो ये ना कुछ रेजिस्टेंस की बात करें और कुछ एरिया की बात करें, मतलब एरिया और रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब देखो हमारे पास ए दिया है और बी दिया है, तो हम लोग एरिया ऑफ ए मान लेते हैं ए, एरिया ऑफ बी मान लेते बी, ए बी। ठीक है, अब हमारे को इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बोला है ए और बी के, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मान लेते आर ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी मान लेते आर बी। अब हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब हम लोगों को इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये जो नीचे है ए, ये ऊपर है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर इज इक्वल टू 1 बाय ए लिख सकते हैं। अब अगर मैं ए बी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते ना कि अगर ए बाय ए बी है तो ये किसके बराबर होगा, इनवर्सली है ना, तो इसका बी ऊपर आएगा और इसका ये नीचे आएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में, देखो इसने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का 4 मानू तो वायर बी का 1 होगा, है ना, 4 टाइम्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए अगर मान ले हम लोग 4 माने तो रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल देते हैं, आर बी की जगह क्या डालेंगे 1 और आर ए की जगह क्या डालेंगे हम लोग 4। ठीक है, तो ए बाय ए बी की रेशियो क्या आ जाएगी 1:4। तो अब देखो इसने क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टू वायर्स। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।